नमस्कार। भारतीय विचार मंच कर्णावती केंद्र द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार गोष्ठी में आप सभी प्रबुद्ध जन का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करें उसके पूर्व मैं भारतीय विचार मंच के शहर के उपाध्यक्ष श्री अनल भाई वाघेला एवं भारतीय विचार मंच के शहर सहमंत्री श्री दिनेश भाई पटेल से निवेदन करता हूँ कि वे आज के वक्ता अतिथि विशेष डॉक्टर अजीत आपटे जी को मंच पर लेकर आए। भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। विश्व भर से आ रहे सभी विचार मंगलमय कार्य का स्वागत है। इसी ध्येय वाक्य को समर्पित भारतीय विचार मंच गत 30 वर्षों से वैचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। भारत एक बार फिर से दुनिया का सांस्कृतिक नेतृत्व करने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे वक्त में भारत को सही अर्थ में भारत और भारतीयों को सही अर्थ में भारतीय बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रशिक्षण, प्रबोधन, संशोधन के आधार पर वैचारिक क्षेत्र में भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करना अति आवश्यक है, जिसके लिए भारतीय विचार मंच सतत प्रयत्नशील है। इसलिए भारतीय विचार मंच हर साल विभिन्न विषयों पर बहुआयामी मंथन के लिए भारतीय विचार मंच द्वारा द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विचार गोष्ठी के माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर नियमित रूप से तटस्थ एवं महत्वपूर्ण विषयों पर उन्नत सूचना आधारित प्रस्तुतियां भी की जाती है। भारतीय विचार मंच कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों संभावित समाधान के साथ तथ्य और साक्ष्यों से भरपूर 75 से अधिक पुस्तक और शोध पत्र का प्रकाशन कर चुका है। भारत के आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दों और भारतीय युवाओं की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए स्वस्थ और परिणामी बहस के लिए भारतीय विचार मंच नियमित रूप से चर्चा सत्र का भी आयोजन करता रहता है। यज्ञ यूथ अवेयरनेस फॉर ग्रेटर नेशनल अवेकनिंग जैसे पहल की भी भारतीय विचार मंच ने युवा आयाम के अंतर्गत शुरुआत की है। राष्ट्रीय जागृति के लिए युवा जागृति आवश्यक है और उसके लिए भारतीय विचार मंच द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज का वक्ता और आज का विषय हिंदवी शासन और स्वराज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज की संकल्पना। छत्रपति शिवाजी का महाराज हमारे कानों पर पढ़ते ही एक शौर्य की अनुभूति होती है, एक धैर्य की अनुभूति होती है, मन में पवित्र भाव जगते हैं, शूरवीर बनने की इच्छा भी होती है। छत्रपति शिवाजी का नाम मन में पढ़ते ही हम में विभिन्न विचार दौड़ पड़ते हैं। शिवाजी का स्वराज्य, सुशासन, नौका युद्ध, नेवल वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी उनके समय में बहुत ही उत्तम रूप से चलते आए हैं। आज हमारे पास जो शिवाजी की जो इंफॉर्मेशन है खूब ही सीमित है। हमारे पास शिवाजी के कितने विभिन्न पहलू हैं वो आज हम यहाँ जानने उपस्थित हुए हैं और यही विषय पे हमारा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर अजीत आपटे जी। मैं अजीत आपटे जी का आप सभी को एक संक्षिप्त परिचय करवाना चाहूंगा। डॉक्टर अजीत आपटे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन शैली पर पीएचडी की है और इसी विषय पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी है। आप मैनेजमेंट, प्रशासनिक एवं शिवाजी महाराज एंड मॉडर्न मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड कैरियर गाइडेंस जैसे विषयों में 30 साल से अधिक वर्षों तक का शैक्षणिक संस्था में फैकल्टी के तौर पर काम और सिद्धांतकार। डॉक्टर आपटे जी भारतीय इतिहासकारों के बीच एक प्रसिद्ध चेहरा भी हैं और पुणे शहर की हेरिटेज वॉक के लिए एक वॉलंटरी गाइड भी हैं और आप पुणे नगर निगम में की ब्यूटिफिकेशन कमेटी और अभ्यासक्रम विषय अभ्यास मंडल के सक्रिय समिति के सदस्य भी। मैं डॉक्टर अजीत आपटे जी का भारतीय विचार मंच कर्णावती शहर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथ में 2 परिचय और करवाऊंगा। डॉक्टर अजीत आपटे जी के बाजू में दाएं ओर बैठे हैं श्री अनल भाई वाघेला। वे भारतीय विचार मंच कर्णावती शहर के उपाध्यक्ष हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं।
उनकी बाएं ओर बैठे हैं श्री दिनेश भाई पटेल। वे भारतीय विचार मंच के शहर के सहमंत्री का दायित्व वहन करते हैं और रिटायर्ड बैंकर हैं। मैं भारतीय विचार मंच के कार्यकर्ता श्री रवीश भाई से निवेदन करता हूं कि वे दिनेश भाई को आज के वक्ता के मोमेंटो देके अभिवादन करें। अब ज्यादा समय न लेते हुए और इस विषय की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आज के वक्ता अतिथि विशेष डॉक्टर अजीत आपटे जी से निवेदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी को अवगत कराएं, हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अजीत आपटे जी। एक बहुत ही अच्छा अवसर देने के लिए, और आज मैं यहाँ देख भी रहा हूँ कि यूथ, द प्रेजेंस ऑफ यूथ इज ऑल्सो कंसिडरेबल प्रेजेंस। और मैं अभी अपने भाषण का विचार कर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो शिवाजी महाराज के आई विल बी प्रेजेंटिंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन, यानी कि शिवाजी महाराज के जो स्वराज्य के जो पहलू, क्योंकि स्वराज्य निर्माता इस हिसाब से वो हम सभी का उनको जानते हैं, एक योद्धा के रूप में हम सबको उनका परिचय भी है। हिंदुत्व के बारे में वो एक हिंदुत्व के सेनापति भी थे, उनके बारे में भी परिचय है। लेकिन वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो उनके दो इरादे थे, यानी कि पहला जो था तो स्वराज्य की स्थापना और दूसरा था तो उसको स्वराज्य बनाना। यानी कि स्वराज्य बनने से ही उनका कोई उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होता था और स्वराज्य की तरफ वो जाते थे। पहली पहल बोले या पहला पड़ाव बोले तो इसके लिए उन्होंने स्वराज्य का निर्माण किया, उसके लिए बहुत सारे झगड़े वगैरह किए। तो युद्ध की कथाएं तो आपको परिचित है, वो दोहराना मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन एक स्टैटिस्टिकल हिसाब से आप शिवाजी महाराज की तरफ देखेंगे तो ऐसा आपको देख जाएगा कि इनका यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे था, यानी कि उनका सभी जो आकर्षण उनके लिए क्या था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि एक स्वराज्य का निर्माण, स्वराज्य का जो एक क्या बोलते हैं कि आपका स्ट्रेट रिलेशन जो होता है उसका परिणाम जो होता है वो लोक कल्याण में ही होता है। तो उनकी जो मुद्रा है उसमें भी वही लिखता है, यानी कि वो मुद्रा भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय के विपरीत वो फारसी में नहीं थी, वो संस्कृत में थी। प्रतिपल चंद्र रेखे वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाह सुलोहो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते, यानी कि जो मुद्रा है उसका उद्देश्य क्या है, तो भद्राय राजते यानी कि लोक कल्याण के लिए मुद्रा है। इसका ये मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। और इसी हिसाब से शिवाजी महाराज पूरे 35 वर्ष का उनका जो करियर है वो चलता रहा। और ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 35 वर्ष के करियर में उन्होंने युद्ध की तैयारी, युद्ध के परिणाम निपटना वगैरह वगैरह, उसके लिए उन्होंने कितना समय गंवाया, तो ज्यादा से ज्यादा 7.5 वर्ष। और बाकी समय वो क्या कर रहे थे, तो वो सिस्टम्स तैयार कर रहे थे, यानी कि अच्छे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम तैयार कर रहे थे, फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे थे, HR मैनेजमेंट कर रहे थे। इस पे उन्होंने 4 गुना समय बिताया। यानी कि हम उनको क्या जानते हैं, हमारे रेलवे प्रतिमा क्या है कि एक लड़ाकू हिंदू योद्धा और वो हिंदू वीर वगैरह वगैरह। और स्वराज्य निर्माण करने में उनको ये सब करना भी पड़ा, लेकिन फोकस जो उनका था, कॉन्सेंट्रेशन जो था वो हमेशा स्वराज्य में था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के, यानी कि बहुत सारी सिस्टम्स उन्होंने खुद बनाई और चलाई भी। इतना ही नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चलाई, बहुत सारी जगह चलाई। लेकिन शिवाजी महाराज की और एक विशेषता है कि उनका धवल चारित्र, जो उन्होंने कभी खोया नहीं। इतनी लड़ाई है कि लेकिन हमेशा ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी ह्यूमन वैल्यूज। वो एक जिक्र मैं उसका करूंगा ही। और ये शिवाजी महाराज का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, यानी कि आज के समय में, आज की तारीख में उसकी क्या जरूरत है। तो अपनी जो एक विचारधारा है, जिसको हम भारतीय विचारधारा भी बोल सकते हैं, हिंदू भी बोल सकते हैं,
तो ये विचारधारा के वो एक क्रियाशील व्यक्ति थे। यानी कि जैसा हमको मालूम है कि चाणक्य और हमारे हमेशा हम पे ऐसा है, क्या बोलते हैं कि लोगों ने हमेशा बोला है, फॉरेनर्स ने बोला है कि आपकी जो कोई भी प्रगति थी, आपका जो कोई लोहा था, तो वही आप सभी का जो था आध्यात्म के क्षेत्र में था। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में आपके यहाँ कोई विचार नहीं था वगैरह वगैरह, वो सब झूठ था। यानी कि महाभारत से लेके हमको राजनीति के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम होती है, और वो एक बड़ी परंपरा है, रामायण है, महाभारत है, उसकी भी शुरुआत में वेद है, उपनिषद है, और बाद में ये जो पॉलिटिकल थियरी भी आई वो रामायण और महाभारत के काल से ज्यादा रूप में आई। फिर चाणक्य ने सबसे ज्यादा एक उसका क्या बोलते हैं संविधिकरण, एक उन्होंने अर्थशास्त्र जो किताब लिखी, और इन सभी का यानी कि 17वीं सदी में जो एक मूर्तिबद्ध रूप है वो शिवाजी महाराज का रूप है। यानी इन सभी जो विचारधारा है उनको एक अंजाम देने का काम शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में किया। वो बहुत सारी चीजों में है कि शिवाजी महाराज एक बहुत अच्छे व्यापारी थे। ये अगर मैंने बोला तो शायद आपको वो पटेगा नहीं, आप बोलेगा ये क्या बात है, लेकिन मैं एक एक चीज आपको सुनाऊंगा तो आपको एक, और इन सभी के बारे में मेरे यहाँ एविडेंस है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका चाहता हूँ इसलिए कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि मैंने पीएचडी क्यों की है, तो पीएचडी में हमेशा यही लगता है कि जो भी आप बातें करते हो तो उसके लिए आपके पास सबूत चाहिए, यानी कि कागज होने चाहिए, बाकी भी सबूत होने चाहिए। तो सभी जो है उसी पे है, और ये मेरी पहली पीएचडी है अपने देश में तो, और शायद दुनिया में। लेकिन ये मुझे मैंने क्यों की कि शिवाजी महाराज का ये जो रूप है, यानी कि सभी जगह हमको ऐसा दिखता है कि वो बहुत अच्छे व्यापारी भी है, बहुत अच्छे जनरल भी है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और बहुत अच्छे एचआरडी के भी मास्टर है, और फाइनेंस के भी मास्टर है। तो ये कैसे कैसे एक एक बिंदु मैं लेके जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में थोड़ा 20 मिनट से आधा घंटे तक हम समय भी रखेंगे, देन इट विल बिकम ए टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि मैं भाषण देता जाऊं, क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों को होती है, और उससे भी ज्यादा क्या होती है कि क्यूरियोसिटी होती है कि बहुत सारी इनके पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ज्यादा हमें अवगत होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि एक वो नेशनल आइडियल है। मैं एक प्रोग्राम भी तैयार किया है, मैंने कोर्स भी तैयार किया है पुणे यूनिवर्सिटी की मदद से। तो उसका नेम ही ऐसा है कि शिवाजी एज ए नेशन बिल्डर। तो उसके लिए क्या क्या है शिवाजी महाराज ने किया, ये अगर हम समझ लेंगे तो आप बहुत अचरज में पड़ेंगे, और अभिमान से आपको एक ऐसा लगा कि इट शुड बी ए प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू। तो पहली बार आप ऐसा देखते हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में मैंने पीएचडी क्यों की, और एक मुझे इंस्पिरेशन कौन कौन लोगों से मिला, और उसमें एक भी मराठी नहीं, मैं मराठी हूँ लेकिन उसमें एक भी मराठी नहीं है। पहला एक इंस्पिरेशन मुझे मिला तो अपनी जो पंतप्रधान थी इंदिरा जी गांधी, वो आई थी रायगढ़ पे, और उन्होंने भाषण दिया शिवाजी महाराज पे, उसमें से 2 लाइन आगे आपको सुनाता हूँ। तो वो बोली थी कि शिवाजी महाराज को मराठी बोलना या उनको हिंदू बोलना ये उनको छोटा बनाना है। यानी कि वो ऐसा कहना चाहती कि ही वाज ए ग्लोबल लीडर बट यू हैव रिड्यूस्ड टू हिम ए लोकल लीडर। दूसरी है कि वो जदुनाथ सरकार है, जदुनाथ सरकार बंगाली इतिहास का बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि अंग्रेजों ने उनका सर का किताब दिया था वगैरह वगैरह। लेकिन पहले उन्होंने शिवाजी महाराज को लुटेरा बोला, तो फिर उनके यानी कि उनका रेफरेंस लेके पंडित नेहरू ने भी उनको लुटेरा बोला था, और महाराष्ट्र में बहुत सारा हंगामा भी हुआ था उस वक्त। वो पुरानी बातें हैं, लेकिन अंत में यानी कि अपने स्टडी के अंत में सर जदुनाथ सरकार ने शिवाजी महाराज के बारे में ऐसी बात कही कि he was not only the creator of the Maratha nation, but he was the constructive genius of medieval India. तो ये भी एक दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात थी। और तीसरी जो बात थी वो भी एक बंगाली इतिहासकार है, वो उनका नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। शायद आपको पता होगा, नहीं भी होगा, क्योंकि करीबन 100 बरस पहले उन्होंने लिखा है, और मराठा की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और शिवाजी महाराज की है, देखिए मराठों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इन सभी पे उन्होंने अलग अलग किताबें भी लिखी थी। और उन्होंने ऐसा एक वाक्य बोला है शिवाजी महाराज के बारे में, वो बोले कि शिवाजी महाराज के जनरलशिप में शायद कोई ऑब्जेक्शन लेता है या संशय हो सकता है,
लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के बारे में कोई भी शंका कोई भी उठा नहीं सकता। तो ये तीसरी और आखिरी एक बत्ती जली मुझे कि अरे ऐसे बाकी लोग ऐसा बोलते हैं तो काय के लिए बोलते हैं। तो इतिहास तो मैंने टटोला, बहुत बार टटोला, तो वो बहुत सारी एक खराब मिल गई मुझको कि जिसमें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल जो एक्यूमेंट्स थे, उनकी जो स्पेशलिटी थी, उनके बारे में पता चला। तो हम सब पहले फाइनेंस के तरफ जाते हैं क्योंकि वो सभी के इंटरेस्ट का विषय होता है। तो एक फाइनेंस में जाएंगे और शिवाजी महाराज को जो पहले ही मैंने बोला कि एक बहुत अच्छे व्यापारी थे। तो वो गुजरात के लोगों को तो व्यापार के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो हमसे हमेशा आगे रहे व्यापार वगैरह बिजनेस के बारे में। लेकिन एक जो है कि शिवाजी महाराज ने भी अपनी जिंदगी में जब उनका समुद्र से संबंध आया, यानी कि अरेबियन सी वेस्ट कोस्ट में, तो उन्होंने ठान ली कि हम उसमें से ट्रेडिंग में या व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हम जाएंगे। और उसके लिए जो आज की जमाने में बातें होती है कि जैसे कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो उसके लिए पहले वहाँ रहने के समुद्र में कोई भी करना या कोकण के किनारे पे भी अपने पैर जमाना, ये बहुत मुश्किल बात थी क्योंकि वहाँ पहले से पोर्तुगीज मौजूद थे, अंग्रेज मौजूद थे, सिद्धि भी था, तो बाकी भी लोग फ्रेंच वगैरह वो बहुत सारे गड़बड़ करते थे। बाकी तो शिवाजी महाराज जिंदगी भर उनके 9 शत्रु थे, यानी कि उसमें मुगल भी थे, आदिल शाही भी थी वगैरह। तो इन 9 शत्रुओं के साथ लड़ते लड़ते उनको ये सब चीजें करनी थी, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उन्होंने ये जो कोकण का जो ये जमीन है, कोकण का किनारा जो है अपना वेस्ट कोस्ट पे, उन्होंने उसका एक नया नामकरण किया शिवाजी महाराज ने। कोकण को वो कोकण नहीं बोलते थे, वो उसको नवनिधि बोलते थे, यानी कि पैसा या दौलत कमाने का और एक तरीका और एक अच्छी भूमि, इस तरह से उन्होंने कोकण का जिक्र किया था नवनिधि के नाम से। और उन्होंने क्या किया फिर, यानी कि वो व्यवहार करना, ये बोलना बहुत ठीक और बहुत सहज बात है, लेकिन उसको असल जिंदगी में लाना और उसको सक्सेसफुल बनाना ये बहुत मुश्किल चीज थी। क्योंकि ये सभी जो शत्रु थे उनके, यानी कि वेस्ट कोस्ट थे, ये जो अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, डच थे, सिद्धि थे, वो उनके पास बहुत सारी अच्छी नौसेना थी। और बहुत शिवाजी महाराज के पहले 200 बरस 100 बरस उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे और वो बहुत शक्तिशाली बन गए थे तब तक। क्योंकि कोई भी इंडिजिनियस जो कोई एक सत्ता थी, उन्होंने उनको कभी चैलेंज नहीं किया था। यानी कि आज आप देखेंगे, बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा, क्योंकि हज यात्रा के लिए जो मुगल खानदान के लोग जाते थे, उनको भी पोर्तुगीजों को टैक्स भरना पड़ता था। एक कारताज बोले थे, यानी कि पोर्तुगीजों से संपत्ति लेने के बगैर वो हज यात्रा को जा नहीं सकते थे। लेकिन उनके दिमाग में कभी आया नहीं कि हम भी अपनी एक नौसेना बनाते हैं और ये पोर्तुगीजों की जो दादागिरी चल रही है उसको खत्म करते हैं। ये मुगल बादशाह को कभी नहीं लगा, क्योंकि जमीन में तो वो बहुत शक्तिशाली थे एंड मुगल एम्पायर वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी उनको ये कभी दिमाग में आई नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज का पहले जो संबंध आया, जब उन्होंने जावली पे कब्जा किया, तो उसका समुद्र से डायरेक्ट रिलेशन प्रस्तावित हुआ। तो उन्होंने पहले ठान ली कि हम भी ऐसा अपने जहाज, यानी कि मर्चेंट नेवी बनाएंगे। आज भी हमारी जो नौसेना है वो बोलती है कि शिवाजी इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, लेकिन वो ही वाज आल्सो द फादर ऑफ इंडियन मर्चेंट नेवी, क्योंकि उन्होंने पहले व्यापारी जहाज बनवाए और यानी कि फिर बाद में उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये लड़ाकू जहाज भी बनवाए। और इन दोनों के लिए उन्होंने जलदुर्गों का भी निर्माण किया, यानी कि चेन ऑफ ये जो है जलदुर्गों की एक श्रृंखला उन्होंने बनाई। 10 किले उन्होंने बनाए कोकण के किलों पे। तो आप ध्यान में लग सकते हैं या आएगा तो आपको कि इतना सब करना, इसके लिए कितना पैसा लगा होगा, कितने लोगों की, सभी के, यानी कि सभी को मिला के उन्होंने ये सब किया। और बाद में हमको इसके सबूत मिलते हैं, यानी कि he was very successful in all his attempts, particularly the trading attempts। वो कौन देता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिकॉर्ड देता है कि उन्होंने बोला था कि कोकण में शिवाजी महाराज के पास या उनके कंट्रोल में 8 या 9 बंदरगाह हैं और सभी बंदरगाहों से 1 या 2 जहाज उनके निकलते हैं हर बरस। और कहां तक जाते हैं कि बगदाद तक जाते हैं, यानी कि आज के इराक तक वो उनके जहाज जाते थे। और उनमें से उनका एक पार्टनर था मस्कत का इमाम।
और ये आप बोलेंगे कि जैसे कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, दिस इज द जनरल प्रिंसिपल। क्योंकि पोर्तुगीज और ये जो मस्कत का इमाम या सब अरब लोग थे, उनके हमेशा आपस में झगड़े होते थे और पोर्तुगीजों ने उनको हराया था और अपना एक लोहा मनवा लिया था, बना लिया था अरब सागर में। तो इसके लिए शिवाजी महाराज ने उनके जो शत्रु थे उनसे अपनी दोस्ती की। ऑफ कोर्स दैट वाज मेनली द ट्रेडिंग एग्रीमेंट, और उन्होंने उनके साथ भी किया था। अपने को लेटर रेट्स वगैरह उसमें देखने को मिलता है कि उन्होंने सलाम भी किया था मस्कत जो इमाम थे मस्कत के। और लेकिन ये जो ज्यादा हमको फोकस करना है तो उनका एक ट्रेडिंग में सक्सेस जो है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। और बाद में बाकी भी तरीके उन्होंने सभी अपनाए हैं, यानी कि अपना पैसा अच्छा इकट्ठा करने के लिए। और ये शिवाजी महाराज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको उनको 35 बरस की जो उनकी करियर है हम देख सकते हैं। यानी कि जो एक फंडामेंटल्स होते हैं कि पहला क्या होता है कि पहला होता है संपत्ति का निर्माण, दूसरा होता है संपत्ति का वीडियो यानी कि अच्छा वीडियो, और तीसरा जो होता है कि संपत्ति का बंटवारा। और ये तीनों चीजें या तीनों फंडामेंटल्स जो अच्छी तरह से पूरी कर लेता है उसको कभी फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में कभी भी यानी कि दुस्तिथि नहीं होगी, हमेशा यश ही मिलेगा। तो शिवाजी महाराज के बारे में भी वही था, उन्होंने संपत्ति का निर्माण किया। तो ट्रेडिशनल जो वेज थे यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स बनाने का वो तो वो करते ही थे। दूसरा ये जो है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में वो गए, उसमें भी उन्होंने खास से किस्म की सफलता पाई। और एक दिखता है आपको यानी कि संपत्ति का निर्माण, यानी कि बहुत सारी यानी कि लूटमार का काम भी किया, लेकिन जिन्होंने उनको लूटा था पहले उन्होंने उनको ही जाके शिवाजी महाराज ने बाद में लूटा है। यानी कि यहाँ पे गुजरात में आए थे, खास करके सूरत की मुहिम जो उन्होंने निकाली थी उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा कि वो भी उतना उनका स्टांस कितना प्रिंसिपल था और वो उतना ही व्यावहारिक भी था। वो हमको दिखता है कि सूरत में जब महाराज आए थे 1664 में और बाद में 1670 में भी आए थे, 2 बार उन्होंने सूरत को लूटा था। और उस टाइम उन्होंने डच लोगों को बोला था और वो डच रिकॉर्ड्स में हमको मिलता है। तो उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे औरंगजेब बादशाह की दाढ़ी जलानी थी। वो काय को जलानी थी क्योंकि उसके पहले यानी कि 1764 के पहले 1760 से लेके 1660 से लेके 1663 तक यानी कि 3 बरस तक शाइस्ते खान जो औरंगजेब का मामा था वो आया था, पुणे में ही रह रहा था और उन्होंने बहुत लूटमार की थी पुणे और ये स्वराज्य का जो मुल्क था उसमें जो उन्होंने लूटमार की थी, इसका बदला लेने के लिए मैं आया। और ये बादशाह की दाढ़ी जलाने में बहुत सारे बाकी भी अर्थ है। क्या अर्थ है कि एक तो शाइस्ते खान उसका मामा था, निजी रिश्तेदार था और उन्होंने जो भेजा था तो उसको भी एक बदला लेने का था और एक औरंगजेब को भी सबक सिखाने का था कि आप अगर किसी को भेजेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मेरे लोगों का जो नुकसान है वो मेरा नुकसान है और मेरा नुकसान आप करेंगे तो आपको उसको यानी जो भी उसके परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो उसके लिए हुई थी। दूसरी काय के लिए थी सूरत की, जो बहुत बार ऐसा एक गलत फहमियां भी होती है और थोड़ा सा गलत प्रचार भी होता है कि गुजराती और मराठी लोगों में कुछ अनबन थी और शिवाजी महाराज के मन में कोई गुजरातियों के प्रति कोई खौफ था या कोई गुस्सा था, कुछ भी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सीधी तरह से उनके खुद के यानी कि डच लोगों से उन्होंने कम्युनिकेशन किया, उन्होंने बोला। और एक जो बात और भी उन्होंने की थी कि सूरत में एक यानी कि विधवा रहती थी, यानी कि पारेख जो नाम था, नाम के एक ऐसे कमीशन एजेंट रहते थे, तो उनकी वो विधवा थी और 2 बच्चे भी थे। लेकिन उनका संरक्षण शिवाजी महाराज ने अपने आप किया, किसी ने उनको बताया नहीं था कि उनको रक्षा करने की जरूरत है वगैरह। एक जो ह्यूमन यानी कि मानवीय पहलू भी उसको दिखता है, दाक्षिण्य भी उसमें दिखता है। और कभी उनके मन में मराठी गुजराती ऐसा कोई सवाल नहीं था। उनकी दुश्मनी मुगल बादशाह से थी, सीधी सीधी दुश्मनी थी। और सूरत में क्यों आए, तो उसका उत्तर ये है कि सूरत दैट वाज द मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन फॉर औरंगजेब। और खाली औरंगजेब नहीं या मुगल साम्राज्य नहीं, वो सभी जो उत्पन्न था यानी कि सूरत से हर वर्ष 12 लाख रुपए का टैक्स इकट्ठा होता था और वो सभी का सभी औरंगजेब ने अपनी बहन को दिया। जो जहांआरा नाम की उनकी बहन थी, उनको ये सब इनकम जो था सूरत से आने वाला वो जाता था।
तो इसके लिए शिवाजी महाराज ने सूरत का चयन किया था। एक तो पैसा भी मिलेगा और बादशाही खानदान को सीधा सबक मिल जाए कि अगर हम गए तो वो अपनी फैमिली पे यानी कि अपना भी जो कोई इनकम है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें जो उद्देश्य है वो वही है। बाकी वो सख्त सूचना थी उनकी कि किसी ने भी कोई भी महिला को यदि छेड़ना नहीं है, बच्चे को छेड़ना नहीं है, बूढ़ों को छेड़ना नहीं, कोई भी रिलीजियस काम करने वाला हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनको भी कोई आपत्ति नहीं देने की, ये उनकी सख्त सूचनाएं थी और उस पर उन्होंने अमल भी किया। तो ये पूरे गलत फहमी भी दूर होना जरूरी है। ये तो मैक्रो एंगल है, क्योंकि अपना ये जो सभी काम करने के लिए उसके लिए बहुत सारे पैसा लगते हैं कि उस जमाने में भी एक जहाज बनाने को 12 से 15 हजार रुपया लगते थे उस जमाने में, जहाँ 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में। तो इसी सभी के लिए उनको पैसा चाहिए था। और जैसा मैं बोला कि उन्होंने जल दुर्ग की भी एक श्रृंखला तैयार की। तो ये जो 1 करोड़ रुपया उन्होंने सूरत से लिया, मुगल बादशाह को लूटा, और वो जब वापस गए तो उन्होंने उसका इस्तेमाल क्या किया, यानी कि पहला जैसा बोला कि संपत्ति का निर्माण, तो 1 करोड़ रुपए का उन्होंने निर्माण किया। संपत्ति का विनियोग कैसा किया, तो उन्होंने ये सभी का सभी पैसा है वो कौन सी भी चीज की उन्होंने आयाशी नहीं की, इधर उधर खर्च नहीं किया। उन्होंने इस पैसे से सिंधु दुर्ग किले का निर्माण किया और ये उनकी क्या बोलते हैं कि ओशियानिक एक किस्म से कैपिटल उन्होंने बनवाया और सभी 1 करोड़ रुपए उन्होंने इस पे खर्च किया। और वो ऐसा बोले कि वो करने में भी उन्होंने कुछ खासियत है कि ये मैक्रो है कि 1 करोड़ रुपया गया, उत्पन्न का एक साधन बनवाया, लेकिन उसका विनियोग कैसे किया। तो ये भी देखो कि 2 चीजें वो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर था जिनको उन्होंने ये दिया था ठेका कि ये सिंधु दुर्ग आप सभी काम करिए, तो उसके लिए उन्होंने जो 2 सूचना बताई है तो वो बहुत अच्छी है। यानी कि वो उन्होंने क्या सोचा था कि उस टाइम यानी कि इसके जो क्या बोलते हैं कि प्लिंथ जो है, सिंधु दुर्ग की प्लिंथ जो है, उसमें जो काम करना है उसमें अंदर बोला कि उनको उसमें थोड़ा सा आप क्या करते हैं कि उसकी मजबूती के लिए यानी कि हमेशा जैसे कि बोले कि पानी है, हवा है, सूरज है और हमेशा समुद्र में है तो उसका जो क्या सॉल्टी एलिमेंट्स उसमें होता है, वो भी जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए वो हानि पहुंचाता है। तो ऐसा उन्होंने बोला कि हम उस पर शीशा डालें, यानी कि उसका जो बेस है, प्लिंथ है, उसमें शीशा डालेंगे और उसके लिए उन्होंने 5 खंडी शीशा लिया था ब्रिटिशों से। लेकिन एक जो आप बोले कि जैसे कि शिवाजी महाराज के रूप हमको देखने को मिलते हैं कि ऐसे पॉलिसी कोई भी वही तय करते थे और उसका मैनेजमेंट जो है वो भी वही देखते थे। जैसे कि मैक्रो पैसा कहाँ से लाने का खुद गए, पैसे का विनियोग कैसा किया खुद ने उसमें इंटरेस्ट ले लिया। और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनका नाम था गोविंद विश्वनाथ प्रभु, उनको उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि मैंने जो भेजा है माल आपके यहाँ, तो ये कहाँ से मैंने लिया है, तो अंग्रेजों से लिया है। और अंग्रेज उन्होंने बोला कि बहुत खतरनाक लोग होते हैं और वो बोला था कि वो आपकी आंख से काजल चुरा लेंगे और फिर उसका चार्ज लगाएंगे, आपको ही आपकी चोरी करेंगे और आपको ही चार्ज लगाएंगे। इतने वो बहुत खतरनाक है और चालाक है, तो आप भी उस पर बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है। मैंने पूरा उसका करके आपके यहाँ भेजा है, लेकिन आप फिर से वहाँ पहुँचने पे उसको नाप लो बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा भी इधर उधर है तो मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, मैं फिर से उसका कॉम्पेंसेशन दे दूंगा वगैरह। और दूसरी एक इंस्ट्रक्शन है कि ये माइक्रो एटीट्यूड है, लेकिन कौन राजा इतनी बारीकी में जाता है, बारीकी में नहीं जाता कोई, लेकिन शिवाजी महाराज जाते थे। और दूसरा जो उन्होंने बताया था कि और भी जो मटेरियल वहां लगेगा उसको अगर धोने की जरूरत है तो आप सिंधु दुर्ग पे यानी कि जो पोर्टेबल वाटर है उससे आप धो ले, समुद्र के पानी से मत धो, क्योंकि वो फिर उसमें जो क्षार है या जो कोई रहता है सॉल्टी एलिमेंट, तो वहाँ जो ये जो विचार है वो क्वालिटी कंट्रोल वाला विचार है। वो भी वो बताते हैं कि वो ये तो ज्यादा देर तक वो टिकेगा, यानी कि फॉर द परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम। आप ऐसा कीजिए कि वह जो पोर्टेबल वाटर है उससे आप वो धो ले, समुद्र के पानी से मत धो। ये शिवाजी महाराज की विशेषता है। ये थोड़ी सी बारीकियां मैंने आपको बताई जो फाइनेंस के बारे में उन्होंने की थी। और एक आप देखिए कि जैसा कि औरंगजेब और उनका हमेशा झगड़ा चलता रहा, और जब वो आगरा से चले आए
कि वो छुटकारा पाके वहां से चले आए, तब उन्होंने ठान ली थी कि इसके आगे अभी कभी औरंगजेब से समझौता नहीं करने का, यानी कि अपने मरते दम तक उससे लड़ते रहने का। लेकिन ये बोलना फिर से ऐसा है कि बहुत सामान्य चीज है कि कोई भी संकल्प को लेना, लेकिन उस पर अमल करना और अपनी पूरी जिंदगी पे उस पर अमल करते रहना, ये बहुत, यानी कि दैट वाज द रियल चैलेंजिंग टास्क। और फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, वहां भी आप देख सकते हैं कि द ह्यूमन साइड ऑफ शिवाजी महाराज कि उन्होंने आने के बाद एक खत लिखा औरंगजेब को। क्यों लिखा, तो उसमें भी एक भाषा भी बहुत है, ऐसी खास उनकी भाषा दिखती है कि वो बोले कि माफ करना, आपको बिना बताए हुए वहां से चला है, यानी कि वो तो भाग गए थे, लेकिन आप एक उनकी भाषा देखिए पत्र व्यवहार में कि बोले कि आप माफ करना, आपको बिना बताए हुए आपके यहाँ से चला आया, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ आगे भी हमारा कोई यानी कि अच्छा साहचर्य बनना चाहिए, कोई हमें ट्रीटी वगैरह होनी चाहिए, और जो हुआ सो हुआ, लेकिन इससे आगे अगर हम दोस्ती रखें तो वो अच्छा होगा। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, दोस्ती रखना बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने ठान ली थी कि इसके आगे यानी कि खराब आदमी है, इससे कोई चर्चा नहीं हो सकती, इससे दुश्मनी हो सकती है, और वो दुश्मनी निभाने में ही अपना फायदा है। लेकिन वो क्यों किया उन्होंने, कि इतना जो उनकी जान से खेल रहा था, उसके साथ भी उन्होंने समझौते की एक तैयारी दिखाई। वो क्यों दिखाई, क्योंकि उनके 8 आदमी पीछे रह गए थे और औरंगजेब ने उनको पकड़ा था, और वो बहुत सारा, फौलाद खान ने उनको पकड़ा था। आपको बाकी भी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या क्या जाजती उनके साथ हो गई होगी। वो उनको सही सलामत वापस लाना था, इसलिए शिवाजी पहले की जो अपना कट्टा दुश्मन है उससे भी शिवाजी महाराज ने समझौता कर लिया, और जब वो 8 लोग वापस आ गए तो फिर उन्होंने जंग का ऐलान किया। तो 8 लोगों के लिए आप देखिए कि उन्होंने अपने शत्रु से भी समझौता कर लिया, और इतना ही नहीं कि उन्होंने उसके बच्चे से भी समझौता कर लिया, क्योंकि बहुत जब उसका जो बेटा था वो यानी कि दक्कन का सूबेदार होने की वजह से औरंगाबाद में वहां स्थित था, आज उसका नामकरण संभाजी नगर हो गया है महाराष्ट्र में, तो उससे भी उन्होंने दोस्ती की, और उसको भी एक दोस्ती का ऐसा एक झूठा एहसास दिलाया, क्योंकि वो बहुत भली भांति जानते थे, यानी कि जो औरंगजेब से आंख मिलाकर बात करते थे, लेकिन उसके बच्चे से उनका सुलूक कैसा था, तो वो औरंगाबाद में जाके उसको खुद मिले शिवाजी महाराज, और उससे उन्होंने दोस्ती की, और उसको एक आश्वासन दे दिया कि अगला जब तुम्हारे यहाँ जो सियासी संघर्ष होगा आपके भाइयों के साथ या आपके बाप के साथ भी आपका संघर्ष होगा, तब मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यानी कि दुश्मन के घर में उसका एक दुश्मन उन्होंने और बना लिया, और बाद में उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि बहुत सारी खुफिया जानकारी बहुत सब उनको देने लगा वगैरह वगैरह। तो दुश्मन को भी कैसे दोस्त बनाए, दुश्मन से दुश्मनी भी कैसे निभाए। लेकिन जब शिवाजी महाराज वापस आए थे, बहुत स्वराज्य की क्षति हुई थी, जैसे कि पहले मिर्जा राजा ने कुछ किया था, उसके पहले शाइस्ते खान ने कुछ किया था। तो शिवाजी महाराज के मन में जो मैंने बोला कि कुदरा भद्राय राजते लोक कल्याण, तो वो बोले कि 3-4 वर्ष उन्होंने शांति बनाए रखी, यानी कि कोई सीधी जंग औरंगजेब से छेड़ी नहीं, मुगलों से छेड़ी नहीं। लेकिन जब पूरी तैयारी हो गई 4 वर्ष में, तब जो उन्होंने धामा बोला, यानी कि एक ट्रीटी में मिर्जा राजा के साथ जो उनकी ट्रीटी हुई, एक किस्म से he had to surrender with that treaty, लेकिन उन्होंने 23 किले गंवा दिए थे आपने। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 70 साल से, कि 4 वर्ष के बाद जो सभी किले वापस लेने की जो मुहिम उन्होंने छेड़ी, तो उसके बाद 8 वर्ष में शिवाजी महाराज ने 240 किले अपने यहाँ जीत के लिए, 240, यानी कि गंवाए थे 23, लेकिन वापस लाए 240, और अंततः शिवाजी महाराज कह रहे कि जब उनका इंतकाल हो गया तब उनके पास 360 किले, एंड ही वाज नोन एज द ग्रेटेस्ट फोर्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बहुत सारे किले उन्होंने खुद भी बनाए, जैसे कि सिंधुदुर्ग, यानी कि फ्रॉम स्क्रैच, जहां पहले कुछ नहीं था, वो भी उन्होंने बनाए। और ये नेवी का उन्होंने निर्माण किया था, वो उनके बारे में दोनों उनके शत्रु है, उनके रिपोर्ट्स में आपको बताता हूँ। जब ये पहला उन्होंने फ्लीट बनवाया, 20 जहाज उन्होंने बनवाए, ऐसा ऐलान किया था उन्होंने कि वो सिद्धि के खिलाफ मैं इस्तेमाल करूंगा, यानी कि बाकी लोग मुझे विरोध ना करें या कम करें,
और वो 20 जहाज का जो फ्लीट बाहर आ गया, वो कल्याण की यानी यहाँ दुर्गाड़ी जो किला है कल्याण में, तो वहाँ उन्होंने बनाए और उनका जलावतरण भी कर लिया। तो उस जमाने में पोर्तुगीज वाइसराय होता था, तो उनकी एक ऐसी प्रतिक्रिया थी उसके फ्लीट पे, यानी पहला जो उन्होंने फ्लीट बनाया था, तो पोर्तुगीज गवर्नर या पोर्तुगीज वाइसराय ने ऐसी एक अपनी राय रखी थी कि वो बोले कि वो एकदम से बेकार है, उसमें कोई दम नहीं है। आपने एक ब्रिगेड भी 20 जहाजों को वो डुबा दी। और आप देखिए कि उसके ये जो सब इंप्रेशन है वो 1658 में है, 58-59 में है। और 20 बरस के बाद शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों से लड़ाई की, यानी कि क्या बोले कि नेवल वॉर कोई की, यानी कि वो मुंबई के सामने क्या बोलते कि 12 नॉटिकल माइल्स पे मुंबई से उन्होंने खांदेरी एक जो था वहां उन्होंने अपना किला किया। लेकिन अंग्रेजों को जाहिर है कि वो मंजूर नहीं था, क्योंकि वो उनके खिलाफ भी कुछ काम कर रहे थे, किला खड़ा कर रहे थे, तो वहां दोनों की दुश्मनी हो गई, आंदोलन हो गई। फिर अंग्रेजों ने उसमें यानी कि वो किला ना बनाए, इसके लिए बहुत सारे यानी कि 3-4 महीने वो लड़ाई झगड़े चलते रहे। और बाद में शिवाजी महाराज के टैक्टिक्स से यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर ऑन द सी, इसका भी दर्शन महाराज ने उनको दिखाया और अंग्रेजों को वहां माफी मांगनी पड़ी और दे हैड टू सरेंडर। और उसके पहले अंग्रेज क्या बोलते थे कि इंग्लिश पीपल वुड नेवर बी स्लेव्स। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश फ्लीट रूल्स द वेव्स। और इस लड़ाई के बाद यानी कि इस लड़ाई के पराजय के बाद शिवाजी महाराज का जो भी नौसेना का निर्माण किया था, उसके बारे में उस लड़ाई में हारने वाले ब्रिटिश अधिकारियों ने ऐसा लिखा है कि शिवाजी महाराज ने जिस किस्म के संगमेश्वरी किस्म के जो उन्होंने युद्ध नौकाएं बनाई थी, they deceived us to surprise। और आगे उनका रिमार्क ऐसा है कि जिनका यानी कि our fleet rules the waves, उन्होंने ऐसा लिखा है कि इस किस्म के जहाज अगर हमारे पास नहीं होंगे तो अगले यानी कि भविष्य में इस आदमी के खिलाफ खड़ा रहना हमारे लिए नामुमकिन होगा। और एक कोऑर्डिनेशन जो है कि यानी कि वो संगमेश्वरी नौका बनाई उन्होंने, उसके साथ भी लड़ाई की। बाद में एक सप्लाई कोर हमेशा उन्होंने जारी रखा कि एक दिन भी उनका सप्लाई वो बंद नहीं कर सके, यानी कि खांदेरी किले के लिए जो भी कुछ सामग्री यहाँ से जाती थी, लड़ाई की थी, कंस्ट्रक्शन वाली थी, आदमी जाते आते रहते थे, ये एक दिन भी अंग्रेजों को वो बंद करना ये उनको पॉसिबल नहीं हुआ। और आप एक और भी चीज देखिए कि शिवाजी महाराज का मार्केट इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि कभी भी उन्होंने एक दिन में 4 दिन में लड़ाई खत्म करने की कोशिश नहीं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय गंवाया। काय के लिए? क्योंकि उनको मालूम था जो भी जहाज अंग्रेजों ने लिए वो उन्होंने किराए पे लिए, तो हर रोज उनको बहुत सारा वो किराया देना पड़ता है। और अगर हमारी लड़ाई ज्यादा दिन तक चलती रही तो उन्होंने तो महीने तक यानी 4 महीने उन्होंने वो चलना अपना काम शुरू रखा, और ये अंग्रेजों के साथ वो झगड़े भी उनके चालू रहे। लेकिन कभी भी एक बड़ी लड़ाई उन्होंने की नहीं, क्योंकि उनको मालूम था 2-4 दिन में ये सब मामला खत्म हो जाएगा तो अंग्रेजों के लिए ये फायदे वाली बात होगी और चाहिए कि अपने लिए नुकसान वाली बात होगी। तो उन्होंने ये ज्यादा से ज्यादा खींच लिया और अंग्रेजों को ये भी समझ में आ गया कि हम लड़ाई भी नहीं कर सकते और पैसों के हमारा खाते से इतना पैसा जा रहा है कि फिर से वो चालू रखना वो भी हमारे लिए नामुमकिन है। तो ये बहुत अच्छी शिवाजी महाराज की नीति हमको देखने को मिलती है। और अंग्रेजों के बारे में जो एक बोलते हैं कि हमेशा मराठाओं की थोड़ा सा अच्छा रिमार्क नहीं है, लेकिन वो सही था कि मराठे हमेशा जंग जीत लेते थे, लेकिन बाद में जो भी कोई उनका डिस्कशन होता था यानी कि वो डिस्कशन के टेबल पे हार जाते थे, यानी कि उतना अच्छा ट्रीटी बनाना ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज ये एक्सेप्शन है, दिस इज ऑनरेबल एक्सेप्शन रिगार्डिंग द मराठा पीपल। और एक शिवाजी महाराज और अंग्रेजों के बीच में जो भी कुछ चला, आपको मालूम है कि सिद्दी जोहर ने उनको पनाने के लिए किले पे बंदी बना के रखा था, और उस टाइम ये स्थिति को देख के अंग्रेजों ने भी अपनी तोपें भेजी थी सिद्दी के यहाँ, और उन्होंने तोपें टांगी भी थी यानी कि पनाला के किले पे। और वो ऊपर से शिवाजी महाराज ने देखा था कि यूनियन जैक लगा के ये तोपें चलाई जा रही है, लेकिन अंग्रेज जिनको हमने 1-2 बार बख्शा था लेकिन वो तो पलट गए, यानी कि सांप की तरह उनका व्यवहार होने लगा है।
तो जब शिवाजी महाराज वहां से मुक्त हो गए पनाला किले से, तो बाद में उन्होंने पहला काम जो भी किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी कि उन्होंने राजापुर की जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उस पे उन्होंने धामा बोला और वो पूरी तरह से उसको खत्म किया। यानी कि 4 फीट उसने पूरा ये देखिए उसकी तबाही कर दी और वो बहुत नुकसान अंग्रेजों को झेलना पड़ा, लेकिन उनके लोग भी उन्होंने बंदी बनाए और बहुत सारे लोगों को, यानी कि 4 लोग उनके बड़े ऑफिसर थे तो उनके 3 लोग उनकी कैद खाने में ही मर गए और चौथा आदमी सूरत पे पहुंचते ही मर गया। यानी कि इतना उनकी तबीयत खराब हो गई थी और शिवाजी महाराज ने इनके सख्ती से उनके साथ पेश आए थे, तो चारों लोग उसमें मर गए। और बाद में ऐसा हुआ कि अंग्रेज हमेशा यानी कि डिमांड करते रहे कि हमको वो कॉम्पेंसेशन दे दो वगैरह वगैरह। तो शिवाजी महाराज ने बहुत सारे समय यानी कि कुछ बरस ये सभी डिस्कशन चलती रही और आखिर में जो एग्रीमेंट महाराज ने किया, तो आप देखिए कि एग्रीमेंट कैसा होता है और एक व्यापारी के हिसाब से वो कितना अच्छा उन्होंने एग्रीमेंट किया था। अंग्रेजों की डिमांड थी कि आपने हमको 40,000 रुपया एक कॉम्पेंसेशन देना है और जो डिस्कशन हुआ वो सभी जो हुआ बाद में शिवाजी महाराज के जो लोग थे उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये सभी डिबेट किया और ये जो सभी डिस्कशन किया कि आखिर में ब्रिटिशों ने 9,000 रुपए में वो सब मान लिया और मान लिया। इसमें भी और एक खूबी थी, यानी कि दैट वाज नॉट द कैश कॉम्पेंसेशन, दैट वाज थ्रू काइंड यानी कि गुड्स। और वो भी ऐसा है कि शिवाजी महाराज ने 9,000 का यानी कि सामान देने में उनको यानी कि आगे अंग्रेजों ने वो भूल गए यानी कि दे वर ब्रॉट टू देयर नीड्स, क्योंकि इतना लंबा उन्होंने खींचा था उनको, तो वो आखिर में उनकी ऐसी क्या मानसिकता होगी कि अरे कैसा भी करो यार, जान छोड़ा दो, इससे जो भी देता है वो ले लो और उसको छोड़ दो। तो 9,000 में उन्होंने समझौता किया और इसमें भी शिवाजी महाराज की खासियत ऐसे कि वो बोले कि हम आपको एक भी रुपया कैश में वापस नहीं देंगे, हम 9,000 रुपए का माल देंगे और माल की जो कीमत क्या है वो फिर महाराज ही तय करने वाले। आप देखिए कि दिस फाइनेंशियल एक्यूमेंट जो है उनका। और बाकी भी देखो कि आप बोलेंगे कि अरे बहुत सारी बातें आप करते हो, लेकिन आखिर में क्या हो, यानी कि अंजाम क्या हुआ? क्योंकि मैं जब अभी बोला कि हर चीज को वो एक अंजाम देते थे, शिवाजी महाराज की खासियत थी, तो वो अंजाम देते थे। तो आखिर यानी कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद क्या हुआ ये मैं बताता हूँ फाइनेंशियल मैटर्स के हिसाब से। तो उन्होंने कितना खजाना रखा था, यानी कि स्वराज्य के खजाने में उन्होंने क्या क्या रखा था और उसकी कीमत क्या थी। यानी कि he had left behind him for the Swaraj 9 crores of rupees in cash in 1680, 9 crores of rupees in cash। और आदमी की जिंदगी के लिए जो भी लगता है, यानी कि अन्न वस्त्र निवारा यानी कि बाकी जो भी सभी चीजें, धान है, तेल है, सभी इतना बहुत बड़ा कलेक्शन उन्होंने रायगढ़ पे जमा करके रखा था। यानी कि जो भी उनकी नीति थी कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा राज जो मैंने बनाया है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने इतनी तैयारी करके रखी थी कि उसके बाद यानी कि जेम्स डगलस नाम का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव था, वो रायगढ़ आया था। उन्होंने ये सब तैयारी का विवरण भी किया, रायगढ़ उसने खुद देख लिया और उसके 2 रिमार्क्स थे उसके बारे में। वो बोला कि इतनी तैयारी देख के ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ी सेना लेके भी रायगढ़ पूरी दुनिया के साथ लड़ सकेगा। यानी कि तैयारी अपने बाद भी रहे ना रहेगा, लेकिन फिर भी जो है वो भी देखने लायक है। और बाकी भी चीजें लेकिन क्या नहीं लगता आदमी को, यानी कि बाकी सोना चांदी प्रेशियस मेटल सभी का बहुत सारा था ही। यानी कि आज के जमाने में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन वो 25,000 करोड़ ऑफ रुपीज होगा। यानी कि दैट वाज हिज फाइनेंशियल एक्यूमेंट। तो उन्होंने क्या छोड़ा था, यानी कि हम भी बोलते हैं कि श्री शिल्लक क्या है, जो जिससे हम किसी का भी एक है कि उसका मूल्य मापन कर लेते हैं कि यार उसने पीछे क्या छोड़ा है, पैसा कितना छोड़ा है, यानी कि शोहरत कितनी छोटी है, प्रतिष्ठा कितनी है, मान अधिकार वगैरह वगैरह। तो ये बाकी तो थी। और शिवाजी महाराज ने कितना पैसा लिखा है, यानी कि अपने पीछे छोड़ा था और वो सब डॉक्यूमेंटेड है। ये मेरे मन की कोई बात नहीं है, सब डॉक्यूमेंटेड है।
जदुनाथ सरकार के यानी कि लेखन में भी हम आपको मिल सकेगा। यानी कि शिवाजी महाराज पे उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी है, तो उसमें ये जिक्र आपको जरूर मिलेगा। और यानी कि वो एंड एरो होते हैं ना, वो एंड एरो, तो एरोज कितने थे, एक ही उदाहरण बताता, 1,80,000 एरो उन्होंने रखे कि बाद में कभी भी लड़ाई हो तो अपनी तैयारी कितनी होनी चाहिए। और दूसरा एक फाइनेंशियल एक्यूमेंट के बारे में मैं बोलता हूँ कि जैसा कि हमेशा एक होता है, आज भी होता है, वर्षों से होता आ रहा है, कि वो क्या होता है कि बजट प्रोविजन होती है। तो शिवाजी महाराज ने एक बजट प्रोविजन की, यानी कि उनके बनने से पहले 5-7 वर्ष पहले उन्होंने बजट एलोकेशन किया था, और उसमें 1,75,000 होल्स, एक होल यानी कि 3.75 रुपीज, यानी कि करीबन 7.5 लाख रुपए का उन्होंने बजट प्रोविजन किया था। किसके लिए किया? तो वो किलो के लिए किया, और रिपोर्ट्स। तो उनके मंत्रियों ने पूछा कि अरे आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, कि हम इतना खर्च किले पे क्यों कर रहे हैं, यानी कि 7.5 लाख रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। तो महाराज ने कि कैसा होता है कि एक आईसाइट होती है और दूसरी विजन होती है। तो बाकी उनके जो सहकारी थे उनको एक आईसाइट थी, बिल्कुल उनको ये रकम दिखाई दी वगैरह वगैरह, लेकिन शिवाजी महाराज की आदत ये है कि उनको एक विजन थी। वो बोले कि आप जिसको खर्चा बोलते हैं उसको मैं इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। वो बोले कि कैसे? अरे वो तो किले बनाने में या रिपेयर करने में वगैरह क्या क्या। वो बोले कि नहीं, मैं इसका जो प्रावधान मैंने किया है इसके हिसाब से मैं क्या करना चाहता हूँ भविष्य में। क्यों? बोले कि आज नहीं तो कल औरंगजेब आने वाला है, मेरी और उसकी दुश्मनी तय है। जब तक हम दोनों में से एक जिंदा है वो दुश्मनी रहेगी, और इतनी रहेगी शायद मैं पहले मर जाऊं तो भी वो दुश्मनी भूलेगा। वो जरूर आएगा, वो हमारा जो मराठाओं का साम्राज्य है, स्वराज्य है, वो खत्म करने की कोशिश 100% करेगा। मालूम नहीं मुझे कि कब आएगा, लेकिन क्या करेगा वो मुझे मालूम है। तो उसके लिए वो क्या बोले कि औरंगजेब की ताकत बहुत बड़ी है, यानी कि पैसों के मामले वो हमसे 100 गुना बड़ा है, सेना के बारे में हमसे 25 गुना बड़ा है। लेकिन फिर क्या करना है? फिर छोड़ थोड़ा ही देना है कि एक बार जो शुरू की है, ठान ली है, शपथ ली है, तो वही उस पर ही अमल करने का है। तो वो बोले कि ये मेरा तरीका है, मैं भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ, ये जो मैंने प्रावधान किया है तो इससे मैं क्या करूंगा कि आज अपने साथ 360 किले, मैं ये इन्वेस्टमेंट से मैं ये हासिल करूंगा कि हर एक किला जो मेरा है वो औरंगजेब का जब आक्रमण होगा तब उस टाइम में कम से कम 1 वर्ष उसके साथ लड़ेगा, यानी कि वो जीत लेने के लिए औरंगजेब को कम से कम 1 वर्ष लगेगा। ऐसा इस प्रावधान से काम होगा। और वो बोलते हैं कि औरंगजेब जैसों की उम्र खत्म हो जाएगी, और कॉमन सेंस से आप पहचान सकते हैं कि 360 वर्ष उम्र किसी भी इंसान को नहीं होती। औरंगजेब क्या और कुछ भी बोलो, यानी कि औरंगजेब भी बहुत लंबी जिंदगी जिया, यानी कि 89 इयर्स उसके, जब वो मर गया तब उनकी आयु 89 वर्ष की थी। और यही किला आप देखिए, यानी कि अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से दूसरे का, यानी कि सामने वाले शत्रु का फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कैसा बिगड़ाया जा सकता है, ये शिवाजी महाराज ने जो है कि इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। और आप देखिए कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पूरी जिंदगी में औरंगजेब का कभी साहस नहीं हुआ कि वो मराठाओं पे आक्रमण करे, यानी कि हमेशा उससे भी ठान ली थी। और वो भी वैसे बहुत हठीला आदमी था, निश्चयी था, और एक अच्छा जनरल भी था। जैसे औरंगजेब ऐरा गहरा आदमी नहीं था, लेकिन 50 वर्ष दिल्ली की गद्दी संभालना ये बहुत मुश्किल बात है, और वो औरंगजेब ने मैनेज किया। और बाद में शिवाजी महाराज की जिंदगी होने के बाद 1-1.5 वर्ष के बाद महाराष्ट्र में आक्रमण करने के लिए, और जब वो आया, और ये आप देखिए कि आगरा के, यानी कि जहाँ बंदीवास में थे कुछ, जैसे जिसको नजर कैद बोलते हैं, वैसे नजर कैद थे। लेकिन उन्होंने मार्केट इंटेलिजेंस क्या जमा की थी? उन्होंने ये पता लगाया था कि जब भी औरंगजेब निकलता है, किसी भी मुहिम पे निकलता है, तो उसके साथ कम से कम 7.5 से 8 लाख लोग रहते हैं, यानी कि आदमी, और करीबन उतने ही जानवर भी रहते हैं। तो उन्होंने ये जो कैलकुलेशन किया है कि उसको जितना टाइम लगेगा उससे उसका खजाना खत्म हो जाए,
और वैसा ही औरंगजेब ने किया है, जैसा शिवाजी महाराज ने सोचा उनके बारे में वैसा ही औरंगजेब का बर्ताव रहा। वो जब निकला 1681 में कि ये अभी मैं जाऊंगा और मराठाओं को खत्म करके ही वापस आ जाऊंगा। और औरंगजेब भी थोड़ा कॉमेडियन था, मैं बताता हूँ। वो जब निकला आगरा से तो उन्होंने आगरा के किले को ताला लगाया और चाबी अपने पास रखी और वो दक्कन में आए। चाबी क्यों रखी आज भी समझ में नहीं आता, क्या जरूरत थी, कुछ ना कोई तो रहेगा ना वहां, लेकिन वो नहीं, उन्होंने ताला लगाया, चाबी लेके वो दक्कन में आ गया। जब वो दक्कन में आ गया तब उसके पास खुद का खजाना था, क्योंकि मुगलाई में ऐसी एक प्रथा थी कि हर एक बादशाह ने अपना एक कोई खजाना जमा करना चाहिए, वो जो मुगल साम्राज्य के काम में आए। तो अकबर से ये प्रथा शुरू हुई थी। अकबर का खजाना था, जहांगीर का था, शाहजहां का था और औरंगजेब का था। औरंगजेब ने अपना खजाना ले लिया और वो महाराष्ट्र में चला आया। उन्होंने आक्रमण शुरू किया, ये किलों से ही उसके लड़े झगड़ने सब शुरू हो गए। मराठाओं भी प्रतिकार करते रहे। पहले उन्होंने संभाजी महाराज को मार दिया, बहुत बुरी तरह से उनको मारा। फिर वो राजाराम महाराज के पीछे लगा वगैरह वगैरह। वो बाकी सब 27 वर्ष वो लड़ता रहा, लेकिन 1-2 वर्ष में उसका अपना खजाना खत्म हो गया। जो शिवाजी महाराज की प्लानिंग थी वो खत्म हो गई। और आप और एक विशेषता देखिए आप शिवाजी महाराज की, कि देयर वाज ऑलवेज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ क्या है, यानी कि किलों के बारे में क्या है कि महाराज ने बोला था बहुत ही प्रॉफिटिक, लेकिन 360 किले हैं, औरंगजेब जैसे यानी कि मर जाएंगे, ऊपर गुजर जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो उन्होंने और भी एक सोच रखी, वो बोले कि इतनी तैयारी के बाद भी अगर हमारे किले नहीं लड़ सके तो उन्होंने चेन्नई के नजदीक और भी एक किला, यारा आप देखिए कि हमेशा मराठाओं की खासियत ये है कि मराठाओं ने अपनी एक अलग दिमाग का इस्तेमाल करके किले हमेशा जीत लिए। वो उन्होंने कभी खरीद नहीं किए, लेकिन एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। यानी कि इस टाइम में वो दक्षिण दिग्विजय की मुहिम पे थे, तो उन्होंने ऐसा किया कि ये जो चिक्की का जो किला है वो उन्होंने नाप लिया पूरी तरह से कि ये अपना एक क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव कैपिटल होना चाहिए। और वो भी कहाँ देखिए आपको ज्योग्राफी के से भी समझ में आता है। रायगढ़ कहाँ है तो वो वेस्ट कोस्ट पे, चिक्की कहाँ है तो ईस्ट कोस्ट पे है। आप अंदाजा करिए, आपको सूझबूझ आपको ध्यान में आ जाएगी। तब उन्हें वो दक्षिण दिग्विजय के मुहिम पे थे शिवाजी महाराज के साथ। उस वक्त 40,000 की सेना थी, लेकिन उन्होंने ऐसा विचार किया कि उनको वापस आने की जल्दी भी थी, क्योंकि उन्होंने घूस देके औरंगजेब का जो भाई था लेकिन दूध भाई बहादुर खान, उन्होंने उसको शांत रखा था, लेकिन वो भी थोड़ी गड़बड़ करने लगा था। बाकी भी चीजें थी, 1.5 बरस महाराज स्वराज्य से दूर थे, तो उनको वापस भी आने की जल्दी थी। और दूसरा ये था कि उन्होंने सोच लिया कि जो इन अ नटशेल वी कैन से टाइम इज मनी। वो सोच महाराज ने लगी। वो बोले कि हमारे पास 40,000 की सेना है, जानवर है, उसका एक दिन का खर्चा कितना है, शायद एक हफ्ते में वो किला मैं हासिल भी कर लूंगा, जीत लूंगा, लेकिन उसका खर्चा कितना है, एक इनके लोगों के लिए शायद एक 15,000 रोज का खर्चा है, तो 7 दिनों में कितना होगा। तो हिसाब है कि 105,000 यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा खर्चा होगा। उन्होंने जो किलेदार था मोहम्मद खान उसका नाम है, उसको उन्होंने 50,000 की घूस दे दी और वो किला कब्जे में दे दिया। टाइम इज मनी। और एक दिन में उन्होंने वो किला जीत लिया और वो स्वराज के में वापस आ गए। और दैट वाज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट वाज द अल्टरनेट कैपिटल। क्योंकि ये सब किले लेते लेते ही औरंगजेब की करीबन जान निकल गई। और दूसरा आप देखिए कि नॉर्थ से वो निकला, वेस्ट कोस्ट पे आ गया, फिर ईस्ट कोस्ट को उसको आना पड़ा, उल्टा सीधा उसको वो जाते आते रहा। तो 15 लाख लोगों का खाना हर दिन के लिए उसका खर्चा कितना है। तो पहले उसका खुद का खजाना खत्म हो गया और वो तो एकदम से उसने ठान ही ली थी कि कुछ भी करूंगा लेकिन मराठाओं को खत्म करूंगा। तो फिर बाद में उसने बाप का खजाना मंगवाया, शाइस्ते खान का, शाहजहां का, तो वो भी खत्म हो गया। तो उसकी जीत और भी बढ़ गई। उन्होंने जहांगीर का है तो वो भी खजाना मंगवाया, अकबर का भी खजाना मंगवाया और ये किले जीते जीते ही मुगलों का सब खजाना खत्म। और आप देखिए कि जैसा कि दक्कन में जाते हुए उनका पैसा खत्म हो गया,
और 27 बरस बादशाह दक्कन में रहा। इसके लिए नॉर्थ इंडिया में जो उनका एक क्या बोलते हैं कि हेजेमनी, उनका जो प्रभाव था वो भी कम हो गया। यानी कि ऐसा आप देखिए कि पूरा इतना जो 100% उनसे ज्यादा था, यानी कि 100 बार उनसे ज्यादा था, 100 टाइम्स, उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 7.5 लाख और 50,000। ये अपने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट में उन्होंने 100 करोड़ का मुगल साम्राज्य खत्म कर दिया, और वो भी अपने मरने के बाद। रहे ना रहे, लेकिन वो उनकी खासियत आपको एक अपने को दिखती है। और भी एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, और वो आज का जो है फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेंगे। तो और भी है कि ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में, यानी कि शिवाजी महाराज के जैसा मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी कैसा था कि उनका जो प्रधान था, यानी कि पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, आज के यानी कि आसान पाए के लिए प्राइम मिनिस्टर, तो वो कितनी तनख्वाह देते थे? तो वो देते थे कि 15,000 होल एवरी ईयर। तो उसका जो कितना आता है कि ये जो 3.75 रुपीज बीस 1 होल, ये आ जाए तो करीबन वो 57,000 रुपया आता है, यानी कि करीबन 5,000 रुपया हर महीने वो तनख्वाह देते थे। आप सोचिए कि 15,000 होल यानी कि 57,000 पर ईयर, ये अगर 300 बरस बाद आप ये क्या बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें, तो उनके सीईओ को या कोई चीफ जो उनके ऑफिसर थे, जनरल मैनेजर बोल सकते हैं आज के, वो कम से कम आज की जो सैलरी होती है ना टाटा और अंबानी वगैरह के लोगों को, उतनी सैलरी वो अपने प्राइम मिनिस्टर को देते थे। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने वेतन अच्छा दिया, लेकिन कभी किसी को वतन नहीं दिया। कि वो बोलते थे कि वतन यानी कि राजलक्ष्मी, और राजलक्ष्मी का विभाजन कैसे हो सकता है? तो ये आप देखिए काम चलाने का उनका तरीका कैसा था, यानी कि एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस वो जानते थे, और ही कुड ऑलवेज सी बियॉन्ड हिज टाइम्स एंड बियॉन्ड हिज होराइजन। जैसे कि जिंदगी का किला किसी के सपने में भी नहीं आता, और बहुत सारे भारतीय लोगों के यानी कि राजाओं के बारे में हमको ऐसा दिखता है कि उनके हाथ में कोई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं थी। इसके लिए एक तो जीत पाई, नहीं तो हारे गए। लेकिन शिवाजी महाराज की जो एक क्या बोलते हैं कि जो इलास्टिसिटी है उनके काम में, तो उन्होंने हमेशा ऐसा प्लान बी तैयार रखा और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रखा। और आप ध्यान में रखिए कि जो राजा राम महाराज थे, उनके जो द्वितीय पुत्र थे, तो उनके जान की रक्षा इसी जिंजी के किले ने 7.5 बरस की। यानी कि मराठा का छत्रपति दूर है, लेकिन फिर भी जिंदा है, इसके लिए मराठा महाराष्ट्र में लड़के थे, और स्वराज्य भी कायम रहा, और ये जो महाराज की जो ट्रेडिशन है वो भी आगे चलती गई। ये आप देखिए कि एक बियॉन्ड हिज होराइजन्स, ये कैसा देखना है, तो ये शिवाजी महाराज की दूरदर्शी, वो भी दूरदर्शिता भी आपको देखिए। बाद में सभी को मालूम है कि क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने सभी हमारा आपको परास्त किया, हमने परतंत्रता में गए वगैरह वगैरह। तो बाद में एक आखिरी जो मिलिट्री सेक्रेटरी था अंग्रेजों का, तो उसका नाम था फिलिप्स मैसन। तो वो था, तो अभी 47 में सभी लोगों को वापस जाना था, उसको भी पहले ही कल्पना मिली थी कि ये सबको भी वापस जाना है। लेकिन उसके मन में दो एक ऐसे के प्रश्न थे, एक क्यूरियोसिटी थी कि इतनी दूर से हम आए, अंग्रेज को 6-6.5 मील दूरी से आए, और इतना बड़ा देश है, देखिए सब कॉन्टिनेंट जैसा, हमने जीत कैसे लिया? और दूसरा कि ये हमारी जीत बरकरार कैसे रही, यानी कि इतने 100 बरस तक हमारी सत्ता या हमारा जो प्रभाव है वो कैसे बना रहा है, ये सक्सेस हमने मेंटेन कैसे किया? तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से चर्चा वगैरह की, लेकिन उनको कोई समाधान उसका नहीं हुआ। लेकिन जो हम नहीं करते वो उसने किया, ये अपने देश का इतिहास का अध्ययन किया, और उसने ये बोला, एक किताब भी उसने लिखी है, तो उसमें जो उसका जो लेखन है उसमें वो बोलते हैं कि इस देश में 5,000 या उसके करीबन इतने राज्यकर्ताओं का मैंने अध्ययन किया, लेकिन उनमें सिर्फ 3 लोगों ने या 3 राजाओं ने मुझे प्रभावित किया। क्रमांक 3 जो है सम्राट अकबर, नंबर 2 महाराजा रणजीत सिंह पंजाब वाले, और क्रमांक 1 शिवाजी महाराज। क्यों? यानी कि पहले शिवाजी महाराज क्यों 5,000 राजाओं में से, कि वो बोले कि
सैन्य जो है वो पेट से चलता है, ये इसी राजा को मालूम भी था और उनको हमेशा वो बात जमी भी थी। और ये डॉक्यूमेंट्री सच है, उसने जो अध्ययन किया है, क्योंकि एक महीना भी सैलरी कभी भी शिवाजी महाराज की लेट नहीं हुई, एक महीना भी नहीं, 35 बरस के करियर में वो नहीं हुई। और दूसरा वो जो बोले कि सबसे अहम बात है कि आज शिवाजी महाराज को नेशन बिल्डर क्यों बोलने का, तो वो बोले कि राष्ट्रवाद क्या चीज है ये सिर्फ इसी राजा को मालूम था और बाकी लोगों को मालूम नहीं था। उसके आगे भी और भी तालियां बजाने का मौका दूंगा। वो बोले आखिरी में जो उनका जो कंक्लूसिव रिमार्क्स है वो उसमें उन्होंने बोला है कि ये आदमी अगर 5 बरस और जिंदा रहता तो हमको यहाँ राज करने का मौका कभी भी नहीं। और इस राजा को यहाँ के लोग भूल गए, इसलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी। इसके लिए आज भी शिवाजी महाराज की जय। रुकता हूं। एक उत्कृष्ट वक्तव्य के लिए मैं चाहता हूं सभी से के कर्तव्य ध्वनियों से डॉक्टर अजीत आपको ये ऐसा वक्तव्य था कि शायद हमारे पास कोई प्रश्न नहीं होंगे अगर हम ये इस पर वक्तव्य में से कुछ बुलेट पॉइंट्स भी निकाले तो शायद वो एक मैनेजमेंट स्कूल के करिकुलम में भी उपयुक्त हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। शिवाजी महाराज एक डिप्लोमेटिक लीडर, फादर ऑफ मर्चेंट नेवी, डिप्लोमेट, फाइनेंस मिनिस्टर, ग्लोबल लीडर, ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, मार्केट इंटेलिजेंस, विजनरी, ऐसे कुछ 20 से 25 मुद्दे बुलेट पॉइंट्स निकले और प्रत्येक विषय पे एक विषय लेके वक्तव्य हो सकता है, ऐसा आज के वक्तव्य से हमको ध्यान में आया। परंतु ये विषय ऐसा था कि हम सभी के मन में ये विषय को सुन के कितनी जिज्ञासाएं भी उत्पन्न हुई होगी, स्वाभाविक है। इसलिए आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है, हमारे पास थोड़ा समय है, तो कृपया अपना हाथ उठाएं, अपना नाम कहें और संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछें, क्योंकि हाथ खड़े होते दिख रहे हैं, तो एक एक करके प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न जी। मेरा नाम सुधीर ठाकुर है। एक तो आपको अभिनंदन देता हूँ और आपकी YouTube पे जितने टॉक्स है मराठी में सब मैंने सुने और एक से ज़्यादा बार सुने। उसमें आपका जो एक है कि वो हर बार अंजाम देते हैं, दिस ईयर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, जब जिंजी तक वो महाराज गए, जिंजी ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, तो वहाँ पे उनका नेवी था क्या शिवाजी महाराज का? नहीं, वहाँ ईस्ट पे कोस्ट पे उनकी कोई नेवी नहीं, वेस्ट कोस्ट पे। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है कि शिवाजी महाराज इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, हाँ, और संभाजी महाराज भी बहुत ही अच्छे लड़वाई थे, संस्कृत विद्वान थे, सब थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँचा था, उनके तक उन्होंने वैसा एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव किया? क्योंकि बाबा साहब को जब मैंने प्रश्न पूछा था, कहते हैं 9 साल तक संभाजी राजे ने इनके साथ युद्ध किया है, तो क्या उनके पास ये सब टेक्निक थी? और यदि नहीं थी तो ये पेशवाओं के समय में ये सब सत्यानाश क्यों है नेवी का? नहीं, एक जो विजन लगती है वो शिवाजी महाराज की जो विजन है उसके अंश हमें जरूर देखने को मिलते हैं संभाजी राजा के करियर। उन्होंने यानी कि उनके कदम पे ही वो चलते रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास वो कोई यानी कि एक क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल कैपेसिटी या एक प्रोफेशनल एटीट्यूड था या नहीं, तो वो बिल्कुल था। और एक आप देखिए कि जो शिवाजी महाराज के अभी मैंने बताया कि राष्ट्रवाद क्या चीज होती है, ये शिवाजी महाराज के चरित्र में हमको हमेशा दिखता है, लेकिन बाद में वो राष्ट्रवादी दृष्टि जो है वो कमजोर पड़ती गई, ये बिल्कुल है। क्योंकि फिर से आप देखिए कि जो शिवाजी महाराज ने जिसको खत्म करने की कोशिश की, यानी कि फ्यूडल सिस्टम, वतनदारी, सरंजामशाही, वो खत्म करने की कोशिश की थी। हाँ, पूरी तरह से खत्म करना वो वाजिब नहीं था, रियलिस्टिक नहीं था, तो उन्होंने की भी नहीं, लेकिन उसको उन्होंने पूरा कंट्रोल में रखा था। लेकिन ये औरंगजेब का आक्रमण और बाद में ये जो मराठाओं की सत्ता फिर से स्थापित हुई, लेकिन उनके इतने बड़े शत्रु थे कि ये फिर से सरंजामशाही लौट है, और ये बाद में आपको दिखता है कि अरे फिर से मराठाओं का राज है। लेकिन आप देखिए कि शिवाजी महाराज की प्रेरणा कुछ हद तक मराठाओं में रही,
यानी कि पूरा ये देश वगैरह ये चीजें जो है उनके ध्यान में भी थी, इसकी वजह से वो अटक और कटक यहाँ तक मराठाओं ने अपना ये जो सभी जो है कहा है कि आपने कुशलता दिखाई है, अपना लड़ाकूपन दिखाया वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि ये फिर से फ्यूडल सिस्टम आ गई तो हर एक के लिए क्या होगा कि अपनी जागीर, अपना राज, अपना जो भी है सरंजाम, उसमें उनकी ज्यादा निष्ठा, जितना ज्यादा प्यार रह गया और देश की भावना जो है वो कमजोर पड़ती है। लेकिन शिवाजी महाराज ने होने नहीं दिया, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही कुड मेंटेन बट अदर्स कुड नॉट मेंटेन। जी अगला प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने मेरे वेदांत के गुरु के मुंह से सुने थे और अंतरण वर्तुल के अंदर एक बोले थे, एक गुरु और गुरु के गुरु एक बोले थे। एक प्रश्न जनरल था कि भारत के राजाओं किलों कि किलों के अंदर रहते थे, जब आक्रमण होता था तो अंदर घुस जाते थे बाहर आने के बजाय। मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ, लेकिन ये कुछ सही लगता है, वो पास में वो होगा। दूसरा ज़्यादा जो प्रश्न मुझे वो परेशान कर रहा है, औरंगजेब ने इनके प्रिंस और शिवाजी महाराज को कैद कर लिया के बाद में जैसे भी बाहर तो वहाँ गए थे कैसे, क्यों गए थे जबकि ये शक्यता थी कि वो पकड़े जाते और पकड़े गए, तो वो क्या था? बताता हूँ। दूसरा जो प्रश्न है उसके यहाँ पहले आता हूँ, क्योंकि शिवाजी महाराज आगरा गए तो ना उनकी इच्छा से गए, ना औरंगजेब की इच्छा से गए, लेकिन वो गए तो वो मिर्जा राजे की वजह से वहां तक पहुंच गए। और दूसरा ये कह रहे कि महाराज क्यों गए, उनको खतरा मालूम नहीं था क्या? बिल्कुल मालूम था। इसके लिए उन्होंने मिर्जा राजा से वचन भी लिया था कि मेरी जान पे कोई आंच नहीं आए, वो मैं नहीं मारा जाऊंगा, क्योंकि राजपूत का वचन है। और आप देखिए कि उसका भी एक परिणाम था। औरंगजेब ने उसी समय कोई निर्णय नहीं लिया, यानी कि उसका खुला जाहिर रूप में दरबार में, बड़े दरबार में उसका अपमान हुआ, यानी कि मुगलों के रीति रिवाज है तो वो एकदम से तोड़े गए वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी वो उनको मार नहीं सका। ये जो टाइम पीरियड मिला वो राजपूतों की वचन से मिला, और बाद में रामसिंह ने भी उनकी जो मदद की उसका भी ये दो। लेकिन फिर भी क्या है कि शिवाजी महाराज क्यों गए, और औरंगजेब ने भी उनको एक मेहमान की हैसियत से बुलाया। और वहां तो एक क्या हो रहा कि ट्रीटी हो गई थी, यानी कि सरेंडर के जो है वही महाराज ने सरेंडर किया था, तो उस टाइम उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। और दो आइडियाज शिवाजी महाराज के दिल में थे कि एक तो हम औरंगजेब से जाके मिल जाएंगे, अभी एक अच्छा थोड़ा सा माहौल बन गया है। दो कारण थे कि उनको क्या मानना था कि एक सिद्धि के खिलाफ मुगलों की हमें मदद हो सकती है, या मुगल सिद्धि को मदद नहीं देंगे, यानी कि हमारी ट्रीटी हुई, मैं भी आगरा तक आके मिल गया, तो एक जो वातावरण तैयार करेंगे ऐसा कि शायद सिद्धि का साथ मुगल नहीं दे उसके आगे, ये एक भावना या एक उनको मांग थी जो उनको करना था। और दूसरा ऐसा था कि इस एक मौका मिल गया है हमें, तो ये बोलते हैं कि नो दाई एनिमी, दैट वाज हिज मेन एम, कि हम आगरा जाने की इसके दूसरा क्या कारण हो सकता है? औरंगजेब से ऐसे तो मुलाकात नहीं हो सकती, हम आगरा ऐसे तो नहीं जा सकते, लेकिन एक शाही मेहमान के हिसाब से हमें बुलाया गया है तो हमें जाना पड़ेगा। और ये मार्केट इंटेलिजेंस का उसको भी भापना चाहिए अच्छी तरह से कि औरंगजेब क्या चीज है, मुगल एम्पायर क्या चीज है, वहां देखने के अलावा हमको कोई मिलेगा नहीं। लेकिन मार्केट इंटेलिजेंस बहिर्जी नाइक थे, उनका एक अच्छा एक सभी जो सीक्रेट एजेंट किया एजेंसी उनकी थी, वो पूरी यानी कि कारीगर थी, कार्यक्षम थी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो खुद का एक्सपीरियंस होता है वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए उनको जाना था। और ये उनकी दिल में एक और भी एक इच्छा थी कि ये अभी थोड़ा सा वातावरण अपने लिए अच्छा तैयार हुआ है, तो हम एक मुगलों के खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन मुगलों की आगाड़ी हम शांत रखेंगे और आदिल शाह वगैरह बाकी तो जो रूलर्स है उनके खिलाफ हम जंग छेड़ेंगे, तब हमको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अब तक हम एक छोटे पैमाने पे लड़ रहे थे, और अगर ऐसा हो जाए कि हम औरंगजेब से मिलके आए हैं तो बाकी उस दबाव में बाकी के लोग यहाँ के आदिल शाही, कुतुबशाही और बाकी जो लोग हैं वो उस दबाव में रहेंगे, और हमें उसका एक जो क्या होता है कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज उससे मिलेगा। मुगलों से उनको कोई ताकत की या पैसों की उम्मीद नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ये उनके दिल में जरूर था कि ये एक हो सकता है हमारे भविष्य में, इसका कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है।
और शायद कि दक्कन में हम नंबरों उनो बन सकते हैं कि अगर मुगल हमें थोड़ी यहाँ भी थोड़ी फुर्सत दे दे, वो फिर वापस जाएगा, मिर्जा राजा भी जाएगा, वो राजपूताना से आया है, औरंगजेब तो आगरा वाला ही है, तो यहाँ दक्कन में हम फ्री हो जाएंगे और फ्री होने के बाद ये थोड़ा सा हमको बाकी साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके दक्कन में हम एक नंबर हो जाएंगे। ये उनकी मंशा थी, लेकिन उस दिन में सब खत्म हो गया है। जब 12 मई को जो दिन आया, वो दरबार में जो भी कुछ घटित हुआ, तो उसके बाद में उनकी सब उम्मीद टूट गई और इतना ही एक रास्ता बचा कि अभी जान को बचा के भाग लो, बाकी उसके हाथ में कुछ रहा। जी अगला प्रश्न। जी पहले जी, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया, धन्यवाद। हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज एक आइडियल किंग थे, बहुत लिबरल, बहुत उदारमतवादी थे, कल्याणकारी थे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ये मॉडल पेश कर सकते हैं कि ये सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट के स्थान पर अगर ये ऐसा कल्याणकारी हिंदू दर्शन पर अधिष्ठित राज्य हो, तो आप हमको ये मिलकर कैसे कर सकते हैं कि वी नीड हिंदू रिपब्लिक इंस्टेड ऑफ नियर हिंदू नेशन। थैंक यू। नहीं, शिवाजी महाराज तो बिल्कुल, यानी कि he was never a secular leader, he was never a secular king, he was a staunch Hindu, and he had every pride in Hinduism, वो तो पक्का है, लेकिन उसमें किसी को संदेह शायद होगा भी नहीं। लेकिन एक दूसरी चीज उसमें है कि जो व्यवस्था में अंतर है, वो हमको इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी मजबूरियां तैयार होती कि he lived in the time of monarchy, यानी कि वो राजा थे। आज कोई राजा नहीं है, आप सभी को यानी कि 5-5 बरस के बाद फिर से चुन के आना पड़ता है, और ये जो एक चीज है उसमें, और वो दोष जाता है, वो हमको जाता है कि एज ए पीपल एट लार्ज, मासेस में हमारे हम किस में शामिल होते हैं, हम मासेस में होते हैं, लेकिन हमारे दिल में उतनी उसके प्रति आस नहीं। हिंदुओं के मन में ही अपना राजा होना चाहिए, अपना सब तौर तरीका, अपना लोहा पूरी दुनिया में मानना चाहिए, ये हिंदुओं के मन में बात हमेशा रहती नहीं है, और आती भी है तब वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। ये हमें प्रॉब्लम है। बाकी सियासी लोग वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता ही है, जो लोग चाहते हैं वो जो भी कुछ नेता है उसको करना ही पड़ता है। यानी कि 370 क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि लोगों के मन में इच्छा थी, हिंदू राष्ट्र होने की भी इच्छा लोगों के मन में है, लेकिन हमेशा हमको ऐसा लगता है कि शिवाजी, हाँ बिल्कुल उसकी यानी कि पैदाश होनी चाहिए, वो जन्म लेना चाहिए, लेकिन वो अगले गली में पैदा होना चाहिए, क्योंकि जब उसकी यानी कि कोई 60th एनिवर्सरी हो तो मैं सभी लोगों को बता सकूंगा, अरे इसके साथ मैंने गोटियां खेली है वगैरह वगैरह, ये मेरा लंगोटी यार है। लेकिन 60 बरस हम उसके साथ कुछ नहीं करें। ये जो हिंदुओं की आदत है, ये जो वी आर नॉट ट्रेटर्स, ये खुले तो पैमाने पर बोलना चाहिए, किसी ने यानी कि वैयक्तिक रूप से अपमान नहीं मानना चाहिए, लेकिन अपने मन में वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। और हम जो चाहते हैं कि सियासी वाले लोगों ने ये काम करना चाहिए, लेकिन हम उतने लिए उतने अड़िग थे नहीं और आज भी है नहीं, ये हमने समझ लेना चाहिए। बाकी अगर हमने पूरा समझ लिया तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, कोई भी हो। दर्शन वाघेला, मेरा प्रश्न है कि ये हिंदवी जो अपना स्वराज था छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो उसमें आपने अर्थव्यवस्था की तो बात कही, लेकिन न्याय व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार की थी, थोड़ा उसके बारे में बात। हाँ बताता हूँ। जुडिशियल सिस्टम ऑलमोस्ट पैरेलल टू टुडे सिस्टम। यानी कि क्या होता था पहले कि पहले गांव में उसको न्याय मिलता था, यानी कि उसका नाम था गोत्र सभा, यानी कि ग्राम सभा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ये अपनी बहुत एंशिएंट पुरानी ये सिस्टम है, वहां होता था। अगर उसको न्याय नहीं मिलता या उसको पसंद नहीं आता कि जो भी निर्णय हुआ मेरे पक्ष में नहीं हुआ, अन्याय हुआ, ये वो, तो वो देशक पे जा सकता था। यानी कि उसके अगला स्तर है जो देशक था, यानी कि गांव और तालुका और तहसील, ऐसे बोले कि तहसील के न्यायालय में वो जा सकता था। फिर भी उसका समाधान नहीं हुआ तो अष्टप्रधान मंडल में हाईएस्ट ऑफिसर उस पे भी न्यायाधीश था। तो तीसरा टप्पा, तीसरा पड़ाव ये था
और चौथा लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ टुडे शिवाजी महाराज खुद थे, या जिजाऊ भी वो न्यायदान का काम करती थी। और एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बोले तो गवर्नमेंट की कोई वहाँ पॉलिसी नहीं रहती थी, और जो भी शिवाजी महाराज ने अपने लोगों को ट्रेनिंग की है, शिक्षा दी है, दैट वाज ऑल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बेस्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी है। क्लासरूम ट्रेनिंग की कोई भी व्यवस्था उस समय में नहीं थी। और जो भी है जैसा कि गुरुकुल वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था थी, वैसे लिखने पढ़ने में दिलचस्पी भी बहुत कम लोगों को थी। बाकी भी जाति व्यवस्था के भी कोई प्रॉब्लम थी, ये भी हम ना नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऑफिशियल सिस्टम ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं। जी अगला प्रश्न। सलाम सर, आपको वंदन करता हूँ कि बहुत अच्छी माहिती दी आपने इस टाइम में, लेकिन एक ये बात ध्यान पे आती कि इतनी विकट परिस्थितियाँ थी, फिर भी शिवाजी महाराज ने अपने बलबूते पे एक स्वराज्य दिया। तो स्वराज्य का जो हमारी कल्पना है स्वराज्य की, वो है कि राम राज्य जैसा राज्य, तो वो भी तो आज तो इतनी अच्छी स्थितियाँ हैं हमारे लिए। वो 35 साल से शासन किया, 75 ईयर्स हो गए, अमृत काल में आ गए। कमजोरी आपने बताई कि हमारा वो इतना हमारा स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव कुछ बातें बनती है तो भूल जाते हैं, है जो है स्थिति यही है। तो इस स्थिति में भी अगर राम राज्य जैसा, स्वराज्य का अर्थ होता है राम राज्य जैसा, तो कैसे हो सकता है आपकी समझ? शिवचरित्र की पढ़ाई करते रहो, वेरी गुड, उसका होता है एक बार बार करते कहते रहो, अरे एक ही किताब पढ़ ली बस अभी खत्म हो गया, सब समझ में आ गया, ये नहीं है। शिवाजी महाराज को समझ लेना वैसे एक जन्म की भी बात नहीं है, 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन जो तुमको हमको मिला है जन्म, उसमें ज्यादा से ज्यादा जैसा भी समय हो अपने कारोबार के हिसाब से वही देखना पड़ेगा। यानी कि हाउस होल्ड भी चीजें होती है, वो भी सब संभाल के जितना आपको समय देना है, यानी कि जो हम बोलते हैं कि लीजर टाइम, वो ज्यादा से ज्यादा आप शिवचरित्र पे अपना इस्तेमाल करो इसका, तो आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि अनपढ़ गवार लोगों ने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली और इतना बड़ा काम करके दिखाया, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, बहुत रिसोर्सफुल है, हम तो कुछ पहले के चमत्कार कर सकते हैं। सर एक सप्लीमेंट्री बात सजेशन, प्रश्न तो शिवाजी को ज्यादा पुस्तकों में हमें लेना चाहिए, पाठ्य पुस्तक लेना चाहिए, लेना चाहिए। केजी टू पीजी शिवाजी महाराज ने 1-2 यानी कि स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाला विषय नहीं है। केजी टू पीजी शिवाजी महाराज का अध्ययन होना चाहिए। पहले आप कहानी आप सिखाओ, कहानी पढ़ने को दे दो, बाद में थोड़ा गंभीरता की तरफ आ जाओ, तभी ये हो सकता है। वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ही हो सकता है। तो ये वेरी अगला प्रश्न। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रतीक भोसले, मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मेटल साइंस का है। और शिवाजी महाराज के बारे में मेरे को 1 या 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये कि जिजाऊ आता ने कैसे शिवाजी महाराज को बाल शिवा से इस लेवल की शिवा तक गढ़ा, मतलब तैयार किया। दूसरा ये था आपने जो बोला कि अभी हम लोग यूनाइट नहीं रहते, इट्स नॉट पर्सनल बट वी आर ट्रेडर्स, बिकॉज हम लोग नहीं फॉलो कर सकते। तो ऐसी उस पीरियड में शिवाजी महाराज के एक शब्द पे लाखों मौर्य अपनी जान देने के लिए तैयार होते थे। बस बोलते थे कि शिवाजी महाराज के शब्द है, महाराजांनी म्हटलं आहे आम्हाला करायचं, इनके ना सर है ना बाप है, तो भी वो लोग आगे। तो कैसे उन्होंने वो एक लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू सभी को यूनाइट करना? तो एक है कि ही ऑलवेज लेड बाय एग्जांपल, ये शिवाजी महाराज की खासियत है। आप देखिए कि वो अफजल खान को मिलने गए, आगरा में औरंगजेब से मिलने गए, शाहिस्ते खान पे उन्होंने कोई एक कमांडो अटैक किया। तो ये 2 चीजों में तो एटलीस्ट यानी कि अफजल खान और शाहिस्ते खान, वो तो यानी कि जानलेवा यानी कि जंग की स्थिति थी, अटैक की स्थिति थी, पूरा यानी कि 100% उन्होंने रिस्क उस पर ले लिया था। और अफजल खान का भी रेपुटेशन बहुत बड़ा था, और ये शाहिस्ते खान पे भी हमला करना ये भी बहुत यानी कि मुश्किल ही बात थी। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जो सबसे कठिन बात है वो मैं ही पहले करूं, यानी ही ऑलवेज लेड बाय द एग्जांपल। सो वो एक कारण था कि लोगों ने देखा था कि ये आदमी है ना, कभी अपनी जान निछावर कर सकता है, लेकिन ही कैन डाई फॉर हिज कॉज। तो ये पहले लोगों ने देखा कि अरे ये कभी भी जान देने को तैयार है,
तो हम क्यों नहीं दे सकते? ये भावना लोगों के मन में आ गई। ऐसा अगर चांस देने वाला कोई है आदमी और जो लीडर है तो उसके पीछे लोग आते ही है, यानी कि वो उनको एक हमेशा उदाहरण सामने रहता ही है कि अरे कैसे काम करना है, कैसे लड़ाई करनी है, तो ऐसी करनी है। एक रोल मॉडल उनके सामने खड़ा ही है। तो ये रोल मॉडल आपने जिजाऊ साहब के बारे में भी बताया है कि एक चीज है कि बहुत सारी एक अहम बात है कि यहाँ बहुत सारे दिए जले लेकिन वो बाहर चले। जिजाऊ साहब और शिवाजी महाराज की खासियत है कि उनके अंदर एक दिया चलता था जो कभी बुझा नहीं, उस पे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक मैं उदाहरण देता हूँ कि आगरा में वो चले गए और वो बड़ी दरबार में हुआ तो वो भी उन्होंने उसी टाइम बोला कि मैं जहां मेरा अवमान हुआ है मैं वहां वापस नहीं लौटूंगा। और उसी है कि जान पे खतरा है उनको, है कि औरंगजेब कुछ भी कर सकता है, कब भी कर सकता है, फिर भी उन्होंने उसकी नौकरी कबूल नहीं की। चाहे कि पहले ही उन्होंने ठान ली थी कि 14-15 वर्ष की उम्र में कि कभी मैं ये परदेशी लोग जो है उनकी नौकरी में कभी नहीं की। और वो औरंगजेब के दरबार में उस प्रसंग के बाद भी उन्होंने निभाया। और ये कब होता है? और उस तीसरी चीज है कि उनका डबल चारित्र। ये सभी भी लोग देखते हैं कि एक ह्यूमन वैल्यूज, हाउ ही केयर्स फॉर अस, हाउ ही केयर्स अबाउट अस, हाउ ही लिव्स फॉर अस एंड इवन इज रेडी टू डाई फॉर अस। ऐसा जब उदाहरण मिलता है सामने तो ये भी बात होती है कि जैसा कि फाइनेंस में जब जिजाऊ साहिबा चल बसी, यानी कि उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने शिवबा के लिए यानी कि शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने कितनी रकम वापस छोड़ी थी? हमने करीबन 1 करोड़ रुपया उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए पीछे छोड़ा। यानी बोले उसको उन्होंने मुच्चुंडी बोला है, रिजर्व्स फॉर शिवाजी। यानी कि शिवाजी महाराज को भी और क्या चाहिए था कि स्वराज के लिए ही चाहिए था ना, बाकी कोई ऐसे ऐशो आराम करने के आदत नहीं, तरीका भी नहीं था। तो ये देखिए आप कि ये दोनों माता पिता जो है, माता और पुत्र जो है, तो उनमें आप देखिए कि अंदर उनका एक दिया जलता है पूरी जिंदगी। यानी कि कौन से आगे और ऑड्स, यानी कि जिजाऊ साहब को भी क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। उनका ये जो संभाजी राजा है कि उनके जो वरिष्ठ पुत्र थे शिवाजी महाराज के बड़े भाई, उनको खोना पड़ा। लेकिन जिस अफजल खान ने उसको मरवाने में मदद की थी, उन्होंने खुद नहीं मारा था लेकिन वो मरे इसका इंतजाम किया था। वो फिर शिवाजी महाराज को जो मिलने आया तब जिजाऊ साहब ने उसको बोला था कि संभाजी से उसने घेऊन दिया, यानी कि संभाजी की मृत्यु का बदला लेके वापस आ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला रे एकमात्र पुत्र बचा है तो तू घर में ही रहे, तू कहीं मत जा, तू कोई डेलिंग मत कर, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। कि वो भी बड़ी बात ही समझती थी कि स्वराज्य के लिए आज उससे मिलना ही सबसे जरूरी है, उसको टालना सबसे जरूरी नहीं है। वो एक तो कायरता भी होगी और पॉलिटिकली आल्सो दैट विल नॉट बी राइट। सो अपना उद्देश्य है, बोलते हैं ना कि टू बी वन विद द ऑब्जेक्टिव, अपने ध्येय से एक रूपता है, वो उन्होंने शायद जिजाऊ साहब से सीखी, शायद बाकी रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों से सीखी और भी लोगों से सीखी। क्योंकि शिवाजी महाराज वो परमानेंट लर्नर, वो हमेशा विद्यार्थी थे, यानी कि वो सीखते थे कुछ ना कुछ। तो यानी कि क्या बोलते हैं कि पराजय से भी सीखते हैं, विजय से भी सीखते हैं, पैसों से भी सीखते हैं, पैसे गंवाने से भी सीखते हैं। तो वो हमेशा एक ऐसा है कि हमेशा एक उनकी स्टडी जारी है और वो जो बोध है और वो बाकी लोगों को भी देना, ये उनकी खासियत है कि अपने जैसे वो बाकी लोगों को करने में कामयाब होते हैं। ये यानी कि साइंस ऑफ ग्रेट लीडर्स, तो वो वही जी। समय की मर्यादा के कारण हम आगे प्रश्न नहीं ले पाएंगे। कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ते हुए ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो बाहर हमने रजिस्टर मेंटेन किया है, आप रजिस्टर में अपना नाम और संपर्क नंबर जरूर लिखे जाएं ताकि हम आपको ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग दे सकें। मैं भारतीय विचार मंच के शहर के सहमंत्री श्री दिनेश भाई पटेल से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्यक्रम की आभार विधि करें। નમસ્કાર। આભાર વિધિ કરતા પહેલા બે સૂચનાઓ છે। એક તો
જ્વનીભાઈએ કીધું કે અહીંયા જે નવા જોડાયા છે આજની તારીખમાં એ લોકો પોતાનો સંપર્ક અહીં આપે તો અમે ભવિષ્યમાં થનારા કાર્યક્રમમાં એ લોકોને એમની માહિતી પહોંચાડી શકીએ. બીજું, મહારાજ નામનું એક પુસ્તક જેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરેલો છે, એ પુસ્તક અત્યારે સાહિત્ય કેન્દ્ર પર વેચાણ માટે અવેલેબલ છે. તો આપની જો જરૂરિયાત હોય તો તમે ત્યાંથી ખરીદી કરશો. 300 રૂપિયાની બુક છે અને આપણે આજની તારીખમાં 150 રૂપિયામાં આપીશું. ભારતીય વિચાર મંચ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલું પુસ્તક છે. આભાર વિધિ આમ તો ઘરના માણસોની કરવાની ના હોય, તેમ છતાં પણ ડોક્ટર સાહેબ જે પોતાના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી પોતાનો સમય ફાળવીને આપણને એમના રિસર્ચ વર્કની જે માહિતી આપણને અહીંયા આપી, આપણે શિવાજીના સામાન્ય રીતે જાણતા હતા. આજે એમણે ઘણી બધી એવી વસ્તુ કીધી કે જે કદાચ આપણે પહેલી વખત સાંભળી હશે અથવા તો જાણમાં આવી હશે. એટલે ડોક્ટર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ કાર્યક્રમ ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં એટલે કે 7 જ દિવસમાં ગોઠવવામાં આ હોલનો લાયન્સ ક્લબના જે પણ મિત્રોએ આપણને સહકાર આપ્યો છે એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌ આપનો કિંમતી સમય ફાળવી અને અહીંયા છેલ્લા 2 કલાકથી અને રંગોત્સવના કાર્યક્રમના સમાપન સમય અહીંયા વધાર્યા છો, તો આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ રીતે આપનો સહકાર મળશે એવી ખાતરી સાથે હું વિરમું છું. આભાર.